पता है जब मेरा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था ना, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सीए फाउंडेशन नहीं निकला, मेरा पूरा सीए निकल गया। एंड मैं कल से मेरे अकाउंट में 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख आराम से आएंगे। मतलब मैंने सीए फाउंडेशन नहीं निकाला था, मैंने पूरा सीए कोर्स कंप्लीट कर लिया था उस दिन। वो अंदर से ऐसी फीलिंग थी। और जब वो पासिंग परसेंटेज देखा था ना कि उस टाइम 28 की 27% था, फिर आई वाज लाइक हाँ मैं 27% वाले लोगों में हूँ एंड आई एम नॉट इन दैट 70% लोग। और मैंने कुछ तो उखाड़ा है। और वो कुछ तो उखाड़ने के लिए बहुत सारी ऐसे स्ट्रगल्स हुए हैं, बहुत सारी रातें ऐसी बीती हैं जिस दिन मैं बहुत रोई हूँ, बहुत सारे इतनी डीमोटिवेशन फील हुआ था। बट यकीन मानो वो पास देख के एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। एवरी लिटिल मोमेंट, एवरी लिटिल स्ट्रगल, वो फैमिली फंक्शन अटेंड ना कर पाना, वो दिवाली अटेंड ना करना, हर एक एक चीज़ वर्थ इट था। सो आई विल बी शेयरिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप भी सीए फाउंडेशन शायद नहीं, पक्का एक अटेम्प्ट में आराम से निकाल लोगे। देखो सीए फाउंडेशन ना बेस है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप उसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजिकली लेके चलोगे। सो ना आपको अच्छे से शुरू से बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया। और क्योंकि मैंने ना सीए फाउंडेशन खुद से किया था, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी। और क्लासेस क्यों नहीं ली थी उसका भी रीज़न बताती हूँ। तो अप्रैल के टाइम पे, आई थिंक अप्रैल था, कोविड अटेम्प्ट में मैं 12th पास आउट हुई हूँ। ऐसे मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी 12th के लिए, बट स्टिल कोविड अटेम्प्ट में मैं पास हो गई थी और मुझे 92% मिले थे। ठीक है, तो मार्क्स का मेरे सीए जर्नी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप मेरी पहली वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसके पहले मैंने बताया था कि मैंने सीए क्यों चूज़ किया है। ठीक है, सो मार्क्स का कुछ रिश्ता नाता नहीं था कि मार्क्स अच्छे आ गए तो कोविड अरे तो सीए कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सो मेरा दूसरा रीज़न था। लेकिन जब मैंने सीए फाउंडेशन की तैयारी करना शुरू की ना, तो कोचिंग जो मैंने देखा कि कोचिंग थी, जैसे पहले एपीटी क्लासेस थी और एक एन अकेडमी का क्लासेस था, और भी 3-4 ऐसे कोचिंग्स थी जो मैंने चेकआउट किए। सो बेसिकली हर कोचिंग सेंटर्स की अलग अलग फ़ीस थी। सारी तो ऑनलाइन ही चल रही थी क्योंकि उस वक्त कोविड था। और मिनिमम आपको जो स्पेंड करना था ना वो 15,000 था। मतलब मिनिमम जो सबसे बेसिक लेवल वाला था ना, मेरे ख्याल से एन अकेडमी था, एंड दैट टू वॉज अबाउट 15,000। और आज से पहले ना मैंने कभी किसी कोचिंग के लिए इतना अमाउंट स्पेंड नहीं किया था। 12th भी मैंने खुद से की थी क्योंकि कोविड था, एंड 11th 10th 9th जितने भी हमने कोचिंग की है तो उसकी फ़ीस हम मतलब बैक ऑफ द माइंड हमारे यही रहता है ना कि 1,000 पर मंथ होता है, या मैक्सिमम अगर आप होम कोचिंग लगवा लेते हो तो 4,000 5,000 पर मंथ इतना जाता है। बट एक साथ 15,000 20,000 रुपये देना किसी एक कोर्स के लिए, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतना नहीं दे सकती भाई, मैं खुद से पढ़ लूँगी, मैं इतना नहीं दूंगी। और जब मैंने ये डिसाइड किया ना कि मैं खुद से पढ़ लूँगी, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया कि यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होना शुरू हो गए थे। क्योंकि 12th भी मैंने यूट्यूब से ही किया था, मैंने 12th में भी कोचिंग नहीं ली थी। हाँ देखो, अब ये तो सच्चाई है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, और अगर आपको खुद से करना है, तो इनिशियली थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अपना माथापच्ची करना होगा कि ये टीचर कैसा है, ये टीचर कैसा है, ये टीचर कैसा है। क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं ना, तब हम और कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। अगर हमें पता है कि हाँ ये एक कोचिंग सेंटर है, मैंने पैसा दे दिया, तब अगर नहीं भी दिमाग काम करना होगा तो दिमाग काम करेगा क्योंकि आपने पैसे दे दिया, आप डिसिप्लिन रहोगे। लेकिन जब आप यूट्यूब पे आते हो ना, तो एक सब्जेक्ट के 10 टीचर्स 100 टीचर्स प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक पसंद नहीं आया, फिर आपने अपने दोस्त को कॉल किया, यार मैं तो इस टीचर से कर रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आया। वो आपको दूसरा टीचर रिफर करेगा, कोई और आपको दूसरा टीचर बोलेगा, अरे मैं तो इससे कर रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अरे मैं तो इससे कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। तो इसीलिए बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए पहला जो 10 से 15 दिन है ना, उस टाइम पे पढ़ो नहीं। हाँ मत पढ़ो, ऐश करो, ऐश भी मत करो, यूट्यूब पे स्क्रॉल करो, बस स्क्रॉल करो कि कौन से टीचर सबसे अच्छे हैं, डेमो लेक्चर्स देखो, और बस समझो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो सब कुछ, सब टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, सब टीचर्स अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए उनका। तो आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करो, समझो कि कौन टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इससे बाद के जो आपके 2 से 3 महीने 4 महीने जितने भी आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, वो आपके बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ऐसे 4 ट्रिक्स बता रही हूँ ना, जो अगर आपने फॉलो कर ली तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप सीए फाउंडेशन निकाल लोगे।
अगर आपने अपना 100% दे के वो 4 चीज़ें फॉलो कर ली, ठीक है। तो पहले तो मैं इसके पहले मैं बोलूँ, आप एक कॉपी और पेन ले आओ ताकि आप लिख सको, क्योंकि देखो आप मेरी वीडियो सुनोगे, आप 10 लोगों की और वीडियो सुनोगे, आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे कि हाँ अब तो निकल ही जाएगा, आराम से निकल जाएगा, इसने उखाड़ लिया तो मैं भी उखाड़ लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो जब आप लिखते हो ना तो आपके दिमाग को पता होता है कि आपको क्या करना है। मुझे भी अभी बोलना था, ठीक है, मुझे अपनी ही स्टोरी बतानी है, मुझे वही बताना है कि जो मैंने किया, बट स्टिल मेरे पास ये कागज और मैंने सब कुछ लिखा है इसमें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो आप ना एक कॉपी और पेन लो, एक डायरी लो, जिसमें आप लिखो कि कैसे कैसे चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले है नोट्स बनाना। मैं सच कह रही, मजाक नहीं कह रही, नोट्स इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना। और सबसे लोग पता है क्या करते हैं, नोट्स बनाने का मतलब सोचते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया भाई, इस चैप्टर का ये नोट्स उठा लिया, इस चैप्टर का ये नोट्स उठा लिया दूसरे टीचर्स के। नोट्स मतलब होता है खुद का नोट्स बनाना। नोट्स मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और टीचर्स का नोट्स उठा के ले आओ। आप किसी और टीचर का नोट्स उठा के ले आओ तो उन्होंने अपने दिमाग से वो नोट्स बनाया है यार। देखो मैं अभी सीए फाइनल की तैयारी कर रही हूँ ना, तो मेरे पास भी ये सारे नोट्स हैं मेरे। सो जस्ट फॉर ए रेफरेंस मैं आपको बता रही, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन लिया है। हाँ सीए फाउंडेशन के टाइम पे ना मैंने बहुत ही रंग बिरंगे पेन यूज़ किए थे, बट अभी क्योंकि मैं अपना कमा रही हूँ तो थोड़ा बचाना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने ब्लैक और ब्लू पेन से नोट्स बनाए हैं। अब जैसे मैं रेफरेंस के लिए बता रही, ये पहले मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे देखो इन डेज 40, ठीक है, और ये मेरे नोट्स हैं पूरे। ये मैं नोट्स कॉपी में नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा बेटर फील होता है, तो मैं इस पे नोट्स बनाती हूँ। और इसको स्टेपल पेन से स्टेपलर नहीं करना है, इसको ना सेफ्टी पिन से इसको ऐसे लगाना है, ताकि जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो अब देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो 10 और डाउट्स आएंगे और 10 चीज़ें और क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो और एक कागज लगा के उस पर लिख देना कि भाई हाँ इसके इस चैप्टर के ये क्वेश्चन है और इस चैप्टर में ये और चीज़ें मुझे नहीं समझ आई है। तो देखो ऐसे ऐसे काफ़ी नोट्स है, तो नोट्स बहुत 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 ज़रूरी है यार। दिस इज द नोट्स फॉर इन डे 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये ऐसे नोट्स बना लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, राइटिंग कैसी भी हो यार बस। सो हाँ नोट्स बना लो, बहुत आगे काम आएंगे, क्योंकि देखो सीए ना टफ नहीं है। हाँ रियलिटी कह रही हूँ, सीए टफ नहीं है। अब ये बात पे मेरी आप भी एग्री करोगे, ऐसा कोई चैप्टर है जो कि अगर आपको एक अच्छे टीचर ने समझा दिया हो और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो? सोचो ऐसा कोई चैप्टर है? नहीं है ना। आपको एट द लास्ट अगर एक होता है ना कि हाँ ये बहुत अच्छा टीचर है, इसने इतने अच्छे से समझाया कि मुझे समझ में आ गया, आखिर आपको समझ में आया ना, वो टफ नहीं है। उन्होंने ऐसे बता दिया कि समझ में आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट इजी था, ठीक है। टफनेस क्यों आती है सीए कोर्स में? टफनेस सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि इतना सारा चैप्टर है और हमसे इतना होता नहीं है। थोड़े टाइम में कैसे हमें इतना ज़्यादा पढ़ना है, इस चीज़ के लिए सीए कोर्स बहुत टफ है। तो उस चीज़ के लिए काम आते हैं ये नोट्स। मैंने ना सीए फाउंडेशन में लॉ में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत 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 दिक्कत। कंपनी लॉ जो था उसमें इतने सारे सेक्शंस थे, पहले मैं भी नोट्स नहीं बनाती थी। मैंने लॉ की क्लासेस इंद्रेश सर से ली थी, सॉरी क्लासेस नहीं, वो अनअकैडमी का वो पढ़ाते थे, तो इंद्रेश सर से पढ़ रही थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सब, नो डाउट। लेकिन मैं जब आगे का पढ़ती थी मैं पीछे का भूल जाती थी। तो ऐसे ना, और बुक खोलो तो बुक खोलने का मन नहीं करता था, बुक में इतने गंदे तरीके से काला पीला सब लिखा रहता था। सो मैंने कलरफुल नोट्स बनाने शुरू किए और लॉ उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बने हुए थे। सो इसलिए सबसे पहली टिप है कि आप नोट्स हमेशा बनाओ, खुद से बनाओ प्लीज़, किसी और टीचर्स के नोट्स रेफर मत करना। और दूसरी ट्रिक है एबीसी एनालिसिस। अभी जैसे मैंने आपसे ये बोला ना कि सीए कोर्स टफनेस के वजह से टफ नहीं है, सीए कोर्स उसके जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टफ है। सो एबीसी एनालिसिस करो। देखो अब अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपर हो, 100% लाने वाले बच्चे हो, आपको पता है कि आप टॉपर हो। देखो हमें पता होता है कि हम एवरेज हैं, कि हम बहुत ज़्यादा टॉपर हैं, हमें हमारी लिमिट पता होती है। अगर आपको पता है कि मैं बहुत टॉपर हूँ, मैं कर लूँगा आराम से, सो गो फॉर इट। लेकिन अगर यू नो कि चीज़ें हैंडल करना मुश्किल है और स्ट्रैटेजिकली उसको बनाना पड़ेगी, उसको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम पास हो जाएं। क्योंकि मेरा एम बहुत अच्छे नंबर लाना नहीं था, मेरा एम, मैं सच्चाई बता रही हूँ, मेरा बस ये था कि 400 में से .200 आ जाए तो मैं सीए बन गई, ठीक है। सो मैंने एबीसी एनालिसिस किया। अब देखो क्लास 11th और 12th में मैंने मैथ्स नहीं लिया था, तो मुझे मैथ्स में बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि 10th तक ही मैथ्स पढ़ा था और सीए फाउंडेशन का जो मैथ्स का लेवल है ना वो 11th और 12th
मिला के है, क्योंकि 11th और 12th का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जब मैंने 11th और 12th की मैथ्स नहीं पढ़ी थी और मैं खुद से पढ़ रही थी, मैंने क्योंकि कोई कोचिंग सेंटर से कोई क्लासेस नहीं ली थी, खुद से पढ़ रही थी और यूट्यूब की मदद से पढ़ रही थी, तो मुझे पता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 11th और 12th की मैथ्स पूरी पढ़ूं और ऊपर से सीए फाउंडेशन की भी मैथ्स पढ़ूं, तो इतना मेरे टाइम ही नहीं था और ना मेरा औकात था इतना पढ़ने का। सो बेसिकली मैथ्स में मुझे ये एबीसी एनालिसिस ने बहुत 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 ज़्यादा मदद की। मेरे टाइम पे मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग का भी एक पोर्शन था, तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी अपनी कि मुझे पता था कि अगर उसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मेरे 18 नंबर वहाँ पे तय है। देखो, आप ना 100% के ऊपर फोकस करते हो ना, तो आप इतना पढ़ते हो, ठीक है, आप 100% दे रहे हो इतने पे, और जब आप इतना कर देते हो ना और आप इतने पे 100% देते हो ना, तो ये चीज़ आपकी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मैथ्स में मैं सच बता रही हूँ, 60 नंबर का मैं प्रिपेयर करके गई थी। 100 नंबर में से मैं 60 नंबर का प्रिपेयर करके गई थी और मेरे एग्जैक्ट 49 मार्क्स आए थे। तो आप समझ रहे हो, बस आप थोड़ा करो और थोड़े को ही इतना अच्छा कर लो ना कि बाकी अगर आप नहीं भी कर रहे हो, इनकेस आप छोड़ भी रहे हो, तो वो चीज़ आपको आपकी ग्रेड्स पे इफेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पर्सनली, मैं अब तक भी सुन रही हूँ मैं जिससे अगर वो पूछते हो ना कि आप सीए फाइनल कैसे करते हो, मुझे बताओ थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं अभी भी ये टिप सबसे सुनती हूँ कि आईसीआई मटेरियल जिंदाबाद, आईसीआई मटेरियल जिंदाबाद। बस ऐसे ही करना है आपको। आईसीआई मटेरियल को इतना अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो ना कि अगर आपको वो होगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन तो वो 3rd क्वेश्चन था, उस पेज में ये था, ऐसे रटना होना चाहिए, ठीक है। सो सच में मैंने इंटर में ये गलती की थी कि मैंने आईसीआई मटेरियल पे उतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि इंटर पे मैंने क्लासेस ली थी अलग अलग लोगों से, अलग अलग टीचर से, और मेरे पास बहुत सारी अलग बुक्स भी थी, क्योंकि आईसीआई के अलावा भी अलग टीचर्स की बुक्स थी। सो मैंने आईसीआई मॉड्यूल पे इतना फोकस नहीं किया था, तो रिजल्ट मेरे सामने था कि मैं एक बार में पास नहीं कर पाई थी। बट हाँ, फाउंडेशन में क्योंकि मैंने किसी और टीचर की क्लासेस नहीं ली थी और मेरे पास सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल था, तो मेरा पूरा फोकस उसी पे था। तो हाँ, आईसीआई मॉड्यूल बेस्ट है। देखो, आप 10th में और 12th में एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो ना, सो वैसे ही आपको सीए के एग्जाम में आईसीआई मॉड्यूल सबसे पहला है। कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार तो उसको रट लो यार, इतने अच्छे से रट लो कि आपको थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आपको पता हो कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है या ये क्वेश्चन वहाँ से आया है, ठीक है। और फिर आता है लास्ट चीज़, जो कि मैं आपको बोल के नहीं बताती हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैं अभी भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। सो ये मेरी डायरी है जहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ, ठीक है। सो ये देखो आप, जून 3, 2025, ठीक है, फिर जून 4 का चीज़, फिर जून 5 का। सो अब आप समझ गए होगे, डेली प्लानर बनाओ। देखो अब आप डेली प्लानर बनाओगे, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो तो वो कभी फॉलो नहीं होगा। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन एकदम चाव से बनाओगे कि भाई आज ये करना है, इस घंटे में ये करना है, उस घंटे में ये करना है, और फिर शायद पहले दिन फॉलो हो जाए, लेकिन दूसरे दिन तो नहीं ही होगा। फिर दूसरे दिन नया प्लानर बनाओगे कि आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये करना है, फिर वो एक दिन होगा, फिर तीसरे दिन नहीं होगा। सो प्लानर में एक काम लिखो, एक चीज़ लिखो कि मुझे, ऐसे मत लिखो कि मुझे इस घंटे से इस घंटे ये काम करना है, इतने घंटे से इतने घंटे ये काम करना है, क्योंकि भाई मुझे खुद को नहीं पता रहता कि अगले आधे घंटे मुझे नींद आ जाएगी, कि आधे घंटे मुझे नाचने का भूत सवार चढ़ेगा, कि आधे घंटे मुझे मंदिर जाने का, रोने का मन करेगा, मुझे खुद को नहीं पता रहता, ठीक है। सो मतलब घंटे वाइज प्लान मत करो, लेकिन हाँ एक दिन का बना लो कि एक दिन में मुझे अकाउंट्स में इतना करना है, लॉ में इतना करना है। या अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप 1 महीने पूरा अकाउंट्स को दे रहे हो या 1 महीने पूरा मैथ्स को दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो आप बता लो कि मुझे इस दिन में इतना पोर्शन करना है, सो ऐसे बाइफिकेट कर लो कि मुझे कितना कितना करना है, ठीक है। और देखो, आप ना पूरा 1 महीने का या 2 महीने का मत बनाओ कि 1 महीने का आप लिख रहे हो कि 1 जून को ये करना है, 2 जून को ये करना है, 3 जून को ये करना है, 4 जून को ये करना है, क्योंकि जब आप ये बनाओगे ना तो वो इतना लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि आपको 2 घंटे तो पक्का लगेंगे, और 2 घंटे बाद आप मोटिवेटेड भी फील करोगे कि भाई मैंने तो अच्छे से प्लान बना लिया, अब तो पढ़ाई होगी। लेकिन अगर आपका एक दिन भी बीच में प्लान छूट गया ना, तो यकीन मानो वो आगे के सारे दिन बर्बाद जाएंगे। आगे के सारे दिन के जो प्लान आपने बनाया ना वो तो गए, क्योंकि पहला दिन आपका या दूसरा दिन तीसरा दिन जो भी आपने ब्रेक कर दिया, आगे के तो पूरे चले गए, ठीक है। सो इससे अच्छा ना पर डे प्लानर बनाओ। जब आप रात में सो रहे हो ना, तो आप बस लिख दो कि मुझे अगले दिन ये काम करना है और ये 4 चीज़ मुझे करनी है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे मुझे ये 4 चीज़ करनी है।
और देखो अब सीए है और आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हो तो खुद से थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। खुद से आप इतना वादा कर लो कि सोने जाने से पहले मुझे ये काम करना ही करना है, और अगर नहीं किया तो अपने 400 नंबर में से 10 नंबर अपने आप को पहले ही काट दो। जब आप नंबर कटते हुए देखोगे ना कि मेरे इतने 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 नंबर कट रहे हैं, तो जब वो लास्ट में आप पासिंग वाले क्राइटेरिया में आओगे ना, या शायद उससे भी नीचे जा रहे होगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितना गलत कर रहे हो खुद के साथ, ठीक है। सो सबसे अच्छी चीज़ है आप प्लानर बनाओ, डेली प्लानर बनाओ कि हाँ मुझे डेली ये करना है, ये करना है, ये करना, और उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। और टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं दे सकती हूँ बस यही है यार, नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ, दूसरों के नोट्स पे मत रिलाई करो। मेरे पास ऐसे बहुत से टेलीग्राम चैनल्स थे उस वक्त पे जहाँ पे मुझे रेडीमेड नोट्स मिल रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट के भी नोट्स टीचर्स देते हैं ताकि आप उनके नोट्स लो, फिर उनके क्लासेस लो वगैरह वगैरह। बट नोट्स हमेशा 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 खुद के बनाओ यार, दूसरों के नोट्स पे रिलाई मत करो। दूसरा है ABC एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि ABC एनालिसिस करने के लिए ना सबसे पहले आप ICI के जो वेबसाइट होती है ना उसमें सेक्शन वाइज वो वेटेज होता है, उससे आप मदद ले सकते हो, या और भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिससे आप देख सकते हो कि उन कौन से सब्जेक्ट्स A कैटेगरी के हैं, B कैटेगरी के हैं, C कैटेगरी के हैं। ज़रूरी नहीं है आप हर टाइम C कैटेगरी को छोड़ो, लेकिन अगर आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपका वीक है तो रैदर देन फोकसिंग अपॉन 100% आप 80% कोर्स करके जा सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत काम आई है, आपके लिए भी काम आएगी। तीसरा है कि ICI के स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से करो, प्रिपेयर करो। आपको 3 से 4 बार कम से कम नहीं तो ICI का स्टडी मटेरियल करना ही करना है। और फोर्थ है कि डेली प्लान बनाओ। डेली प्लान बनाओगे तो आपको अपना स्टैंडर्ड आप खुद सेट कर दोगे, और आपको बस इतना देखना है कि आपने अगर अपना स्टैंडर्ड यहाँ सेट किया है ना तो इसके नीचे मत जाना, क्योंकि देखो ये चीज़ तो आपने खुद सेट की है ना, तो इसके नीचे बस मत जाना। और अगर देखो कई बार ना अनप्रोडक्टिव डेज होते हैं, मन नहीं करता है पढ़ने का, मम्मी पापा जिद करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पीयर प्रेशर रहता है, दोस्त पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ रहे, ये वो नहीं, तो हम ज़बरदस्ती अपने आप को उस जोन में लेके जाते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और हम 4 से 5 घंटे बैठे भी रहते हैं, बट क्योंकि मन नहीं करता है यार पढ़ने का। इंसान है, रोबोट थोड़ी है। मैं भी बस ये फाइनल की तैयारी करती हूँ, मेरा भी मन नहीं करता कभी कभी पढ़ने का। मैं ऑफिस से थक के आती हूँ, कई बार मैं बहुत प्लान बनाती हूँ कि आज ये करना है ये करना है ये करना है, बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे 8 बजे ही नींद आ जाती है, मेरा मन नहीं करता, कुछ नहीं मन करता करने का। या कई बार नींद नहीं भी आती है तो मेरा फालतू का बस लेटे रहने का मन करता है। सो हर बार अपने शरीर को इतना मत फोर्स करो कि नहीं आज पढ़ना ही है पढ़ना ही है पढ़ना ही है, इतना मत एग्जैगरेट कर दो। एक CA है, आराम से हो जाएगा। देखो कई बार अनप्रोडक्टिव डेज जाते हैं, उसका गिल्ट मत बनाओ। जब आपको लग रहा है कि हाँ मन नहीं कर रहा है, छोड़ दो 2 घंटे रेस्ट करो, गाने लगा लो। मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत वर्क करता है। मैं हेडफोन्स लगाती हूँ और एकदम नीच लेवल वाले जो गाने होते हैं ना, आइटम सॉन्ग्स, मैं उसको सुन के इतना डांस करती हूँ ना अंधेरे में, और मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। मुझे सच्ची में ऐसा लगता है कि हाँ अब एनर्जी आ गई शरीर में, अब पढ़ लूँगी। सो अपनी हॉबी को भी टाइम दो, क्योंकि वही एट द लास्ट हम पैसा कमा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं तो खुश रहने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अपने आप को इतना दुखी कर दोगे तो फिर वो रिजल्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए खुद भी खुश रहो। मैं ये नहीं कह रही कि अब 10 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो 10 दिन मत पढ़ो, 15 दिन मत पढ़ो। कुछ अनप्रोडक्टिव डेज होते हैं तो उस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करता है तो अपने आप को ज़्यादा मेंटल प्रेशर मत दो, मेंटली अनस्टेबल मत होना, ठीक है। हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। जब मैं कर सकती हूँ तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का ज्ञान। और जाने से पहले, मतलब वीडियो एंड करने से पहले, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेशन देगा। और ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ फॉलो करना है, लेकिन अगर ये ट्रिक फॉलो कर ली ना और अगर इन पे भरोसा कर लिया ना तो सब कुछ हो जाएगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये देखो, इन पे कभी विश्वास करना मत छोड़ना। ये आपको हर मुश्किल से, हर जगह से, जहाँ पे भी आप परेशान हो रहे हो, हर जगह से वो आपको निकाल देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है ना, कई बार, एक सेकेंड, हाँ, कई बार ना हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं रहता जिससे हम बातें कर सकें, बातें शेयर कर सकें। बहुत अच्छे दोस्त भी रहते हैं ना, तब भी हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते। मम्मी पापा भी अगर बहुत सपोर्टिव है ना तो हम हर चीज़ नहीं बता सकते। और कई बार
हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं होता यार नाराज़ होने का, पर फिर भी हम नहीं अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो बस आप इनके पास बैठो, बैठ के बस उनको ये बोल देना कि आप सब कुछ संभाल लो। और यकीन मानो, जिस दिन आपने अपने आप को इनको न्यौछावर कर दिया ना, ये ही आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे पढ़ने की, यही आपको उस काबिल बना देंगे कि आप सब कुछ कर सको। क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं आज यहाँ पे हूँ, और अगर हूँ तो इनके बदौलत हूँ। सो एक कठपुतली बन जाओ और एक कठपुतली जैसे काम करो, और उसकी डोर भगवान के हाथ पे छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो अब ठीक है, ख्याल रखना अपना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब तो कर ही देना। चलो बाय बाय।